हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में भी हो सकता है, उसके लिए हमने सीटेट की फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चलाई हुई हैं, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही पोर्शन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा CDP वाला पोर्शन चल रहा है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही होने वाला है। ऑलरेडी जिसकी हम 9 से 10 क्लासेस कर चुके हैं और नंबर के अकॉर्डिंग आज क्लास नंबर 10 आपकी होने वाली है। और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की परिभाषा के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बुद्धि होती है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके सिद्धांत होते हैं, और 2-4 कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए स्लाइड में हमने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कल की क्लास अच्छे से देख ली होगी और उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। जो भी क्लास आप कर रहे हैं यूट्यूब पे, साथ के साथ उसका रिवीजन भी करते रहें और कोशिश करें कि उसके PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके लगाने शुरू करें। मैंने काफ़ी जैसे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज रखे हैं, किसी के पास नहीं है तो बता देंगे, मैं फिर से एक बार रीसेंड सभी कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे मैं सेंड कर दूंगा सभी, ठीक है। सभी फटाफट ऑनलाइन आ जाएं, सभी लाइव जुड़े। बहुत ही कम बच्चे हैं, केवल 3-4 ये भी मुझे लाइव दिख रहे हैं। कम से कम 10 से लेकर 20 बच्चे हों तो क्लास कराने में मज़ा आता है। मैं देखता हूँ डेली केवल 6 लोग रहते हैं ऑनलाइन, 6-7। ऐसा लगता है केवल 6-7 बच्चों को ही पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना नहीं चाहते। वो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ही सीटेट को निकाल देंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अच्छे से मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो यस लिख देंगे कमेंट में। हाय, हेलो, गुड इवनिंग का मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट में भी, लाइव कमेंट में। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही तो यस लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं, या बाद में वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको बताइए, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। आज का टॉपिक है आपका बुद्धि। फ्रेंड्स, बुद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे, बुद्धि की डेफिनेशन, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है हर बार, ठीक है। इस बार भी बुद्धि से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, समझाने का काम मेरा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि होती क्या है? बुद्धि एक अमूर्त वस्तु है जिसके विषय में लोग अक्सर ज्ञान, समझ या योग्यता प्रयोग करते हैं, पर यह शब्द बुद्धि के अर्थ नहीं, पर्यायवाची शब्द हैं। बुद्धि की सबसे मान्य व व्यापक परिभाषा वेशलर ने प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीटेट के बारे में, ठीक है। 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में से एक बच्चे ने क्या किया, एक क्वेश्चन याद कर लिया CDP के बारे में। CDP पढ़ रहे हैं हम, एक क्वेश्चन याद कर लिया, दूसरे ने क्वेश्चन याद नहीं किया। जब मैं उनसे क्वेश्चन सुनता हूँ तो एक बच्चा सुना देता है, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं सुनाता। दूसरा बच्चा क्यों नहीं सुना पाता है? क्योंकि उसने लर्न नहीं किया। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं सुनाया उसके अंदर बुद्धि नहीं है? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। जिस बच्चे ने नहीं सुनाया उसके अंदर बुद्धि नहीं है क्या? ऐसा है क्या? फ्रेंड्स, उसने याद नहीं किया इसलिए नहीं सुनाया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्धि उसके अंदर नहीं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ज्ञान है, ठीक है, समझ है या योग्यता का प्रयोग आप कर लेते हैं, लेकिन ये बुद्धि के जो है अर्थ नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। हो सकता है आपको उम्र के साथ ज्ञान है, ठीक है, किसी की कम एज है उसको कम ज्ञान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो ये बुद्धि के अर्थ नहीं है, पर्यायवाची है। यही इन्होंने बताने का इस डेफिनेशन में प्रयास किया है। अब बात कर लेते हैं बुद्धि की। जो सबसे अच्छी परिभाषा दी थी एक वेशलर थे, मनोवैज्ञानिक, ठीक है।
वैशलर वैशलर के अनुसार 1939 में इन्होंने बुद्धि की अच्छी परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया था कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता ही बुद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, ठीक है, उसमें बिल्कुल लॉजिकली हम उसमें चिंतन करते हैं तार्किक रूप से, और एक प्रभावशाली इफेक्टिव वे में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। वो इन सब के काम करने की क्षमता, कैपेसिटी इज कॉल्ड बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस, इसको बुद्धि इन्होंने कहा है। ये इन्होंने परिभाषा दी है वैशलर ने। ईयर याद रखेंगे 1939, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ईयर है इसके अंदर, 2 ईयर और आएंगे आगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, पूछ लिया जाता है सर कभी कभी, ठीक है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने से क्या होता है, आपको अच्छे से दिखता है। आप 360 की क्वालिटी में भी देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, अच्छे से दिखती है। जिसके पास 5G डाटा है वो 480 या उससे भी अच्छी क्वालिटी में देख सकता है, 780 या 180p में देख सकता है, ठीक है। जिसका अपना डाटा है, डाटा कम रहता है, वो 360 में मिनिमम करके देखे, ठीक है ना। चलिए, बुद्धि की परिभाषा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकले हैं। क्या निष्कर्ष निकले हैं? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, ठीक है, यह एक मानसिक योग्यता होती है बुद्धि। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरों से अलग होती है, हर व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। मेरी बुद्धि आपकी तरह नहीं है और आपकी बुद्धि मेरी तरह नहीं है, ठीक है। मेरी बुद्धि आपकी तरह होती या आपकी बुद्धि मेरी तरह होती तो आप अब तक सीटेट पास कर चुके होते। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। एक ही व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग समय और परिस्थितियों में अलग अलग होती है। इन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति की जो बुद्धि है अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। कहीं पे अच्छी परिस्थिति बन रही है और कहीं पे ख़राब परिस्थिति बन रही है, तो वहाँ बुद्धि अलग अलग काम करती है। ये इनका बताने का मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। बुद्धि को ज्ञान या स्मृति समझना गलत है। बिल्कुल सही बात है। अभी शुरू में हमने बात की थी कि बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं होता, ठीक है। किसी व्यक्ति की एज ज़्यादा है, ज़्यादा तजुर्बा है, उसको ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की एज कम है, तजुर्बा कम है, उसको ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी बुद्धि कम है, ठीक है। और स्मृति भी नहीं होता बुद्धि का मतलब। आपने कोई चीज़ लर्न कर ली है, वो आपकी स्मृति में चली गई, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना है कि बुद्धि है वो, नहीं। बुद्धि पर जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? एक हिंदू है, ठीक है, एक ईसाई है। ईसाई के अंदर ज़्यादा बुद्धि है, हिंदू के अंदर कम बुद्धि है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक अमेरिका में रह रहा है, एक इंडिया में रह रहा है। अमेरिका में रहने वाले की ज़्यादा बुद्धि है और इंडिया में रहने वाले की कम बुद्धि है। ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। तो ना तो क्षेत्र का प्रभाव पड़ता, ना धर्म का पड़ता, और लड़के में ज़्यादा बुद्धि है, लड़की में कम बुद्धि है, ये कहना भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत बात है, ठीक है। तो ये भी नहीं होता। लिंग का भी प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन, बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बल्कि बुद्धि लब्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। जो बुद्धि होती है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सही बात है। जब हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वातावरण में, तो वातावरण से बहुत सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं। वातावरण जो है हमारी बुद्धि के ऊपर क्या करता है? इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लब्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि लब्धि पर नहीं पड़ता। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ, ठीक है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि बुद्धि लब्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? IQ पर, बुद्धि लब्धि पर। इसे बोलते हैं IQ लेवल। आपको पता ही होगा IQ लेवल किसे बोलते हैं। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो साथ के साथ लाइव कमेंट कर सकते हैं। हम बाद में भी कमेंट रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो क्लास को आप लाइक भी कर दीजिए। लाइक करना आप भूल जाते हैं, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपकी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप उन पे वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।
क्लास देखते देखते शेयर कर दिया करो, या बाद में भी आप क्लास के बाद भी आप अपने स्टेटस पे वीडियो को लगा के शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिले। वीडियो मिलेगी, वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, फ्री है, लोगों का फ़ायदा इससे हो सकता है। और पीडीएफ के लिए भी कोई भी ये साथ में जुड़ेगा तो पीडीएफ भी उसको फ्री में मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम बुद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे, हमने बुद्धि की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। तो बुद्धि के प्रकार किसने बताए थे, E.L. थॉर्नडाइक थे, एक मनोवैज्ञानिक, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना, शुरू की क्लास में पढ़ा था। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? एक तो इन्होंने कहा है सामाजिक बुद्धि, ठीक है, सामाजिक बुद्धि जो हमें समाज में रहकर हमारी डेवलप होती है, मिलती है। एक होती है मूर्त बुद्धि और एक होती है अमूर्त बुद्धि। मूर्त वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त वो होती है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। किसने? E.L. थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी बात, परिभाषा और बुद्धि के प्रकार। फ्रेंड ध्यान रखना, परिभाषा बताई थी वेस्लर ने 1939 में, और बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं 3? ये सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया है, या फिर ये वाली बात किस सिद्धांत में बताई गई है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला आपका लिखा गया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये दिया था फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी होता है, वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम याद रख लेंगे। मैंने इनके बारे में ब्रीफली, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम एक एक करके, अभी केवल नाम देख लीजिए। दूसरा आता है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, या बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत को बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन कौन से त्रिचाप होते हैं, त्रितंत्र होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे अभी एक एक करके, बेफिक्र रहिए, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तीसरा होता है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जो कि J.P. गिलफर्ड द्वारा बताया गया था, ठीक है। एक J.P. गिलफर्ड थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि 3 आयामी होती है, 3D। 3D का मतलब समझते हैं, 3D फिगर होती है, जैसे इस तरह से होती है, और जो तीनों आयाम होते हैं उनके कुछ कुछ पार्ट होते हैं। पढ़ेंगे हम आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके, 5-5, 6-6 उनके पार्ट होते हैं। एक आ जाता है आपका फ्रेंड्स बहुबुद्धि प्रतिभा का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि या फिर प्रतिभा का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत या प्रतिभा का सिद्धांत, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसी तरह से नंबर 5 पे आता है आपका समूह कारक का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये भी अक्सर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको सबसे शुरू में दिया गया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर लेंगे। फ्रेंड, जैसा कि नाम आपने पढ़ ही लिया है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 2 कारक होते हैं। 2 क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक होता है फ्रेंड्स सामान्य फैक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फैक्टर, ठीक है। तो जनरल का जी ले लेते हैं, जी फैक्टर भी इसको बोल देते हैं इन शॉर्ट हम, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक कौन कौन से होते हैं? सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर, यानी कि शॉर्ट में बोल देते हैं जी फैक्टर, जनरल का जी हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विशिष्ट कारक, इंग्लिश में बोल देते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, और इन शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे? एस ले लेंगे, इसका एस फैक्टर बोल देंगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। सामान्य फैक्टर क्या होता है? यह कारक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। यह कारक व्यक्ति को वंशानुक्रम के कारण प्राप्त होता है, मतलब हेरिडेटरी होता है, जन्म से प्राप्त होता है इसको, हेरिडेटरी, माता पिता से। ये मात्रा में कम या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। किसी के अंदर कम हो सकता है सामान्य फैक्टर, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन माँ बाप से मिलता है बाई बर्थ। सामान्य कार्य में यह व्यक्ति की मदद करता है। जब व्यक्ति कोई सामान्य नॉर्मली काम करता है तो उसमें यह व्यक्ति की मदद करता है।
व्यक्ति की बुद्धि क्षमता का मापन इसी कारक के द्वारा होता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि की जो क्षमता का हम मापन करते हैं, कैपेसिटी का, इंटेलिजेंस का हम जो मेजरमेंट करते हैं, इसी कारक के द्वारा करते हैं। किसके? सामान्य कारक के, जनरल फैक्टर के द्वारा। यह बुद्धि सभी में मिलती है। ये जो बुद्धि होती है जनरल फैक्टर, सबके अंदर मिलती है, सब में मिलेगी, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, बाकी सबके अंदर। ठीक है। अब आ जाता है आपका दूसरा कारक, यानी कि विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर या फिर एस फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यह कारक व्यक्ति को वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है। वातावरण के द्वारा मतलब जब हम वातावरण में, समाज में रहते हैं तो वहीं से हम सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो इसका अर्थ है कि जी कारक प्लस संगीत से संबंधित एस कारक है। अब इस लाइन का मतलब ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है या फिर क्रिकेट में अच्छा है या फिर डांस में अच्छा है तो उसका कैसा फैक्टर हुआ हो? स्पेशल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एस फैक्टर। तो जी कारक तो उसके अंदर हुआ ही हुआ, जी कारक मतलब नॉर्मल वाला सामान्य फैक्टर, प्लस उसके अंदर क्या हो जाएगा? संगीत वाला जो उसके अंदर है, ये डांस वाला जो है, उसे क्या बोलेंगे? एस कारक। तो जी कारक और प्लस उसके अंदर एस कारक हो जाएगा। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिए कोई दिक्कत है तो, वरना फिर आगे चलते हैं। यस कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है तो यस कर दीजिए, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए, बताइए। बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना है और आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी, हमने क्या पढ़ा था? द्विकारक सिद्धांत। इसी तरह से थ्री फैक्टर थ्योरी भी है, वो भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। पहला वाला भी स्पीयरमैन ने दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, और त्रिकारक भी। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, त्रिकारक को याद रखेंगे बस। द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन ने दिए थे। और इन सिद्धांत के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नाम क्या आ गया है। सेकंड वाला जो सिद्धांत है, क्या नाम है उसका? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। ये दिया गया था डेविड स्टेनबर्ग के द्वारा। अब कारक नहीं है, अब है त्रितंत्र या त्रिचाप। ठीक है, ये भी 3 पॉइंट से मिलके बना है। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दिया था, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि डेविड स्टेनबर्ग ने ये वाला सिद्धांत दिया था, बुद्धि का त्रितंत्र या फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। थोड़ा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। हाँ, अब पढ़ते हैं इसको। ठीक है। बुद्धि का कार्य सूचनाओं को संसाधित करना है। संसाधित मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करना। सूचनाओं को संसाधित करते समय 3 तंत्र या 3 असिद्धतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे स्टेनबर्ग ने 3 बुद्धि भी कहा है। 3 बुद्धि क्या कहा है स्टेनबर्ग ने? किसको कहा है? कि जो सूचनाओं को संसाधित करते हैं उसमें 3 सिद्धतों का जो प्रयोग किया था, सिद्धांतों का जो प्रयोग किया जाता है, उनको त्रितंत्र कहा है। कौन कौन से त्रितंत्र होते हैं वो? पहला होता है व्यावहारिक बुद्धि, ठीक है, दूसरा होता है सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी एनालिटिक इंटेलिजेंस। एनालाइज जब हम करते हैं किसी चीज़ को। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या हो सकती है। पहले नंबर पे लिखा है व्यावहारिक बुद्धि। व्यावहारिक क्या होती है? जब हम समाज में रहते हैं, व्यवहार में रह के कुछ सीखते हैं, तो सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। व्यक्ति के अंदर क्षमता का जो विकास होता है कहाँ से होता है? समाज में रह के, वातावरण में, ठीक है, व्यवहार में रह के जो चीज़ें डेली उसके साथ होती हैं, देखता है, उन्हीं से उसको क्या होता है? उसकी क्षमताओं का विकास होता है। तो व्यावहारिक बुद्धि क्या होती है? सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, इसे बोलते हैं व्यावहारिक बुद्धि। सेकंड वाली का नाम लिखा है फ्रेंड सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक किसे बोलते हैं? क्रिएटिव। जब आदमी कोई क्रिएटिव चीज़ करता है, अपने मन से कुछ ना कुछ अच्छा बनाता है, नया बनाता है, नएपन को कहते हैं सृजनात्मक या क्रिएटिविटी। अब वही लिखा है यहाँ, सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति अपने अनुभव का प्रयोग कैसे करता है। फ्रेंड्स, जब कोई क्रिएटिविटी करता है इंसान तो उसका अनुभव ही तो काम आता है। हाँ, जैसे एरोप्लेन बना दिया पेपर से, ठीक है, कोई पेंटिंग बना दी अच्छी सी, किसी चीज़ का मन में आइडिया आया, पेंटिंग बना दी, या कुछ भी किया नया, ठीक है, तो कैसे वो किस चीज़ का प्रयोग करता है? ऐसा करते समय, क्रिएटिविटी करते समय किस चीज़ का प्रयोग करता है? अपने अनुभव का। व्यावहारिक बुद्धि में अपनी क्षमताओं का प्रयोग करता है।
सृजनात्मक बुद्धि में अपने अनुभव का प्रयोग करता है, ठीक है। और विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक जैसे कि फ्रेंड्स नाम से पता चल रहा है, विश्लेषण कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, एनालाइज कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं सोच समझ के। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है? सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति क्या करता है? तर्क वितर्क करता है। कैसे करता है तर्क वितर्क? योजना, तर्क वितर्क कैसे करता है? योजना कैसे बनाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना, यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। एनालाइज जब हम करते हैं किसी चीज़ को, तर्क वितर्क करते हैं। ये तीनों बड़े घटक मेटा कंपोनेंट्स हैं। मेटा कंपोनेंट्स का मतलब है बड़े घटक हैं बुद्धि के, बड़े बड़े घटक होते हैं। अब कौन कौन से घटक पढ़े हमने? व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। और है क्या है, कौन से सिद्धांत के अंदर आते हैं? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है? बताइए, नाम बताइए। आप पढ़ रहे हैं, बताइए, मुझे कमेंट कर दीजिए किसका किसका नाम है, किसने ये सिद्धांत दिया है, बताइए। सॉरी फ्रेंड्स, ये दिया डेविड स्टेनबर्ग ने। चलिए आपको दिखाता हूँ। डेविड स्टेनबर्ग पढ़ा है ना हमने, डेविड स्टेनबर्ग के द्वारा त्रिचापीय सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाता है फ्रेंड्स बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसने दिया था, वो दिया था आपका जेपी गिलफर्ड ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि 3 आयामों वाली होती, यानी कि 3D होती है। ये 3D फिगर बनी है ना, 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम, ठीक है। 3 फेस बुद्धि के आपको एक साथ दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं 3D। अब ये जो 3 आयाम होते हैं, कौन कौन से 3 आयाम होते हैं, ठीक है। और इन प्रत्येक आयाम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिगर आपके लिए बनाइए ताकि आपको क्लियर हो सके कि 3 आयाम का मतलब है 3 पक्ष एक साथ दिखाई देना, ठीक है। अब जो पहला आयाम हो जाता है इसका, उसे बोलते हैं विषय वस्तु। ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला आयाम कितने प्रकार का होता है? पहले आयाम को बोलते हैं विषय वस्तु। और कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से 5 प्रकार? इनके नाम आप याद कर लेंगे। दृष्टि, दृष्टि का मतलब आप समझते हैं देखना, श्रवण सुनना, सांकेतिक इशारे, शाब्दिक और व्यवहार परक। शाब्दिक शब्दों से संबंधित, व्यवहार परक जो हमारे व्यवहार में होती है। तो ये तो होती है विषय वस्तु 5 प्रकार की। इसी प्रकार, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसी प्रकार आपकी होती है नंबर 2 पे संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन। ये होती है 6 प्रकार की फ्रेंड्स, ठीक है। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख। शायद एक नंबर यहाँ से छूट गया है, मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा, आप अपनी PDF में ऐड कर लेंगे, ठीक है। दूसरी क्या होती है आयाम? दूसरा संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन। 6 प्रकार की होती है। पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, फिर अपसारी चिंतन, फिर स्मृति धारण, फिर स्मृति अभिलेख। शायद नीचे लिखा हो सकता है, देख लेते हैं। हाँ, ये नीचे लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी, लिखा है नीचे। संज्ञान 6 नंबर पे होता है संज्ञान, ठीक है। ये हो गया आपका 2nd नंबर का आयाम। अब तीसरा आयाम आ जाता है। तीसरे आयाम का नाम है आपका परिमाण, ठीक है, या उत्पाद। ये भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं उनको भी देख लेंगे। जैसे कि इकाई होता है, ठीक है, वर्ग होता है, क्या होता है? इकाई होता है, वर्ग होता है, संबंध होता है, ठीक है। इकाई होता है, वर्ग होता है, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय, ठीक है। तो 3 आयाम। पहले आयाम यानी कि विषय वस्तु में कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। दूसरा आयाम क्या था आपका, बताइए? दूसरा आयाम क्या था, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। पहला आपका विषय वस्तु हो गया, दूसरा हो गया आपका संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, उसमें कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, ठीक है। और तीसरा आयाम क्या हो गया आपका? परिमाण या उत्पाद, इसमें भी 6 होते हैं। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 6 गुना 6, 6 पंजे 30 और 3 छिंग 18, यानी टोटल कितने आयाम होते हैं? 180, ठीक है। पहले यही जो आंकड़ा था कुछ कम था, 150 था, फिर उससे पहले उससे भी कम था। अभी ये क्वेश्चन आता है तो टोटल कितने आयाम होते हैं? क्वेश्चन आएगा MCQ में, तो आप क्या लगाएंगे? 180। टोटल कितने आयाम होते हैं जेपी गिलफर्ड के अनुसार? 180, ठीक है।
चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये वर्ड हैं, सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, छोटे छोटे, आप इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, ईजिली आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया आपके लिए। बुद्धि क्या है? दो ऑप्शन दिए गए हैं, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है या एक विशिष्ट योग्यता है? बताइए। तो बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। ठीक है, एक विशिष्ट योग्यता नहीं है, यह एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है जो सबके अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, समूह कारक का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ आपको ईयर याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत है, समूह कारक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये 1938 में किसने दी थी? लुईस थर्स्टन ने। जबकि आपको याद होगा शुरुआत में हमने पढ़ा था, वेस्लर ने बुद्धि की परिभाषा बताई थी कब? 1939 में। ठीक है, और लुईस थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत कब दिया था? 1938 में। ईयर याद रखेंगे, ठीक है, पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या बताया था? 7 PM में। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, PMA का मतलब है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, और वे योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी? पहली हो जाती है आपका वाचिक बोध, बोलने से संबंधित, शब्दों, संप्रत्तियों तथा विचारों के अर्थ को समझना, इसे बोलते हैं वाचिक बोध। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में, बस एक दो बार पढ़ ज़रूर लेंगे लेकिन। ठीक है, सेकंड आपका हो जाता है संख्यात्मक योग्यताएं, संख्यात्मक तथा अभिकलनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल, इसे बोलते हैं संख्यात्मक योग्यताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपका देशिक संबंध, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना। प्रतिरूप समझते हैं ना, फोटोकॉपी, तथा रचनाओं, कोई रचना की है, उनका मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना, इसे बोलते हैं देशिक संबंध। नंबर 4 पे आ जाता है आपका प्रत्यक्षिक गति। प्रत्यक्षिक गति, इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इनको बस नॉर्मली एक दो बार पढ़ लेंगे। विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति, एग्जाम्पल प्रभावशाली बच्चे। जो इफ़ेक्टिव बच्चे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, उनमें होती है विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। ठीक है, नंबर 5 पे आ जाता है फ्रेंड्स आपका शब्द प्रवाह, शब्दों का प्रवाह तथा नमनीयता के साथ उपयोग कर लेना। शब्द जो होते हैं, हर आदमी को बोलने की शब्द को सेंस नहीं होता, शब्दों का प्रवाह क्या होना चाहिए और शब्दों की नमनीयता क्या होनी चाहिए, उसके साथ शब्दों का उपयोग करना, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, कोई कोई बोलता है वही शब्द बुरे लगते हैं, कोई कोई वही शब्द बोलता है अच्छे लगते हैं, तो एक प्रवाह होना चाहिए शब्दों का प्रॉपर, एक नम्यता होनी चाहिए। नंबर 6 पे आता है आपका स्मृति यानी कि मेमोरी, सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता। जब हमारी मेमोरी में कोई चीज़ होती है, ये कोई सूचना होती है, तो जब हम उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें परिशुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हमें उसे याद आना चाहिए। और लास्ट वाली आ जाती है आपकी आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव। आपने पढ़ाई होगा इंडक्टिव और आगमन निगमन मेथड, वही से संबंधित है उसी से। दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना, तथ्य से नियम बनाना, और निगमन में क्या होता है? नियम से तथ्य पे जाना। ठीक है, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना, ये आगमनात्मक तर्कना में होता है। नोट में लिखा हुआ है जो 7 PM में था फ्रेंड्स, उसका बाद में 9 PM में कर दिया गया था, मतलब 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कर दिया गया था। पहले 7 थी, बाद में इसका क्या कर दिया गया था? लुईस थर्स्टन ने इसको 9 कर दिया था बाद में। ठीक है, अब आ जाता है आपका बुद्धि का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जिसको आप अच्छे से रट लेंगे। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि 1989 में हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। हॉवर्ड गार्डनर का नाम सुना है आपने? सुना होगा ये वाला ईयर याद रखेंगे।
पहले 1939 में वेस्लर ने परिभाषा दी बुद्धि की, फिर 1938 में लुईस थर्स्टन ने सिद्धांत दिया था। अभी एक बार चेक कर लेंगे हम 1938 में, हाँ 1938 में लुईस थर्स्टन ने सिद्धांत दिया था किसका, समूह का रखा, ग्रुप फैक्टर का, ठीक है, दिया था ना। दूसरी डेट याद रखेंगे ईयर, और तीसरा रखेंगे कि 1989 में क्या दिया था, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने 1989 में। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, बुद्धि एकाकी न होकर बहुकार के स्वरूप की होती है, तथा यह भी बताया कि सामान्य बुद्धि में 8 क्षमताएं होती हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती हैं, और मस्तिष्क में हर क्षमता के संचालन का नियम भी अलग होता है। बुद्धि की क्षमता के 8 प्रकार वर्णित हैं। हालांकि बाद में ये बढ़ गए थे, तो यहाँ 10 लिखे होंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताऊंगा मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हॉवर्ड गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि की क्षमताएं होती हैं अलग अलग, ठीक है। हर एक क्षमता का नियम भी संचालन का अलग होता है, और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर भी कार्य करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि बुद्धि की जो क्षमताएं हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है भाषाई बुद्धि, ठीक है। भाषा किन की तेज़ होती है, अच्छी होती है, कवि की। कवि की भाषा आपने देखी है, कितनी जल्दी जल्दी कवि बोल देता है, बना देता, रचना कर देता है। ऐसे ही राजनेता भी इन्फ्लुएंस करने में आगे होते हैं। और साधु संत भी अपनी बातों से मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रभावित कर देते हैं सुनने वालों, फॉलोअर्स को। ये तो इनकी भाषाई बुद्धि इनमें अधिक पाई जाती है, अच्छी पाई जाती है। सेकंड, तार्किक गणितीय बुद्धि, जो लॉजिकल गणितीय बुद्धि होती है, किस में अधिक पाई जाती है, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन जो होते हैं, मैथ के टीचर जो होते हैं, या फिर वैज्ञानिकों के अंदर ये वाली बुद्धि अधिक आपको मिलती है देखने के लिए, ठीक है। थर्ड आ जाती है आपकी स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्थानिक का मतलब है कि जो स्थान से संबंधित हो, स्थान की प्रॉपर जानकारी हो। जैसे कि चित्रकार को कौन सी चीज़ किस स्थान पे बनानी है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज होती है। कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं उनको भी, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उनको भी स्थान के बारे में ज्ञान हो जाता है, जगह के बारे में, इसलिए स्थानिक बुद्धि उनकी अच्छी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेंगे, थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे। अब आ जाती है आपकी शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति का बुद्धि का मतलब है जो जिन लोगों की शारीरिक गति ज़्यादा हो, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते रहते हैं, डॉक्टर उनका हाथ वगैरह चलाते रहते हैं, तो उनकी शारीरिक बुद्धि अच्छी होती है, शारीरिक गति बुद्धि। खिलाड़ी, ठीक है, जो खेल खेलते हैं, धावक, दौड़ने वाला, शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करते हैं, बस के ड्राइवर, ठीक है, शरीर इनका गतिमान रहता है, कभी स्टीयरिंग चलाने में, कभी ब्रेक और कभी क्लिच दबाने में, ठीक है। पायलट का भी हाथ वगैरह का, पैर वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ऐसे ही पूछा जाएगा कि शारीरिक बुद्धि किस में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा 4, ये चाहिए, ये ऑप्शन दे देगा 4, पूछेगा इनमें से किस में शारीरिक बुद्धि नहीं पाई जाती, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप PYQ लगाएंगे, लेकिन बस इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। जो पिछला वाला था 7 PM में, 9 PM में, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेंगे इसको, लेकिन अच्छे से आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है आपका संगीतिक बुद्धि। संगीत से संबंधित किस में पाई जाती है, जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। संगीतकार जो संगीत कंपोज करते हैं, गीतकार जो गीतकार होते हैं, गायक जो गाना गाते हैं, ठीक है। डांस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। जो गाना गाते हैं, संगीत करते हैं, संगीत का काम करते हैं, गीतकार होते हैं, उनमें संगीतिक बुद्धि अच्छी पाई जाती है, ठीक है। 5 हो गए। अब चलिए 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 और 7 फ्रेंड्स आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपका कन्फ्यूजन यहीं कहीं दूर कर दूंगा। 6 पे लिखा है अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि इंट्रा पर्सनल, ठीक है। और 7 पे लिखा गया है आपका अंत्य व्यक्तिगत, इंटर पर्सनल। अब इनमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड, जो अंत्य व्यक्तिगत होगी, अंतः से आपको लगता है अंत है खुद के अंदर, लेकिन उल्टा है, अंत खुद के अंदर नहीं, दूसरों, ये होती है दूसरों के बारे में पता करने वाली बुद्धि। दूसरों के बारे में पता करने वाली बुद्धि से मतलब है कि जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
और मैं आपके माइंड की कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो है आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, ठीक है। हालांकि टीचर इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बताया नॉर्मली कि जो दूसरे की दिमाग का पता कर लेते हैं, बुद्धि का, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? सेल्समैन। सेल्समैन जब कोई चीज़ बेचता है, पेन बेचता है, सर्फ साबुन बेचता है, कुछ भी बेचता है, सामने वाले का माइंड पढ़ने की कोशिश करता है कि इसको किस तरह से कन्विंस करना है। इस तरह से बीमा जो एजेंट होते हैं किस तरह से कन्विंस कर देते हैं उन लोगों को, सामने वाले दूसरे की बुद्धि के बारे में पता कर लेते हैं। राजनेता भी अपने जो डायलॉग करते हैं, भाषण देते हैं, उनमें दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। वो समझते हैं कि दूसरे को कैसे आप अपने उसमें करना है, अपने फेवर में। ऐसे ही साधु और संतों में पाई जाती है। कौन सी? अंत्य व्यक्तिगत। ऐसा लगता है अंदर, यानी खुद के अंदर नहीं, खुद की नहीं, दूसरे के बारे में जो पता कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। अंतरा यानी कि इंट्रापर्सनल। इससे ये होती है खुद से संबंधित, ठीक है। तो खुद से पता करना, जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं अभिभावक और शिक्षक, टीचर्स और पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो खुद से पता करते हैं। उनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाते हैं अभिभावक भी या शिक्षक भी, तो उन्हें इस तरह की बुद्धि उनके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब आ जाती है नंबर 8 पर प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि किस में पाई जाएगी फ्रेंड्स? नेचुरल, जो नेचुरल चीज़ से जुड़े होंगे, जैसे कि पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने के लिए पशुओं की पहचान होगी, उन्हें नेचुरल बुद्धि जिनमें होगी। खनिजों की पहचान होगी, पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज होगी। कौन लोग होते हैं? जंतु विज्ञानी, ठीक है, वनस्पति शास्त्री। इन लोगों में कैसी बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। कहाँ खनिज होंगे, किस तरह के खनिज होंगे, उस बारे में इनकी बुद्धि विकसित रहती है, ठीक है। पेड़ पौधों की पहचानने से संबंधित तो ये पाई जाती है जंतु विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री, या और भी लोग हो सकते हैं। अब आ जाती है नंबर 9 पे अस्तित्ववादी बुद्धि। फ्रेंड्स ये पहले नहीं थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 8 बुद्धि के बारे में बताया गया है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी होवर्ड गार्डन बताया कि 8 होती हैं बुद्धि। तो ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि है 2002 में, ईयर 2002 में जोड़ी गई है। अब ये क्या होता है? अस्तित्ववादी जो दर्शन से संबंधित लोग होते हैं, ठीक है, फिलोसफी से संबंधित जो लोग होते हैं, जो दर्शन में ध्यान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु संत। दर्शन से संबंधित कौन होते हैं? फिलोसफी से संबंधित कौन कौन होते हैं? दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, ठीक है। साधु संत भी होते हैं, साधु संत भी तो दार्शनिक होते हैं, और वैज्ञानिक। ऐसा नहीं है कि साधु संत यहाँ लिखा है तो कहीं और नहीं लिखा हो सकता। साधु संत में एक से अधिक प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अंत्य व्यक्तिगत बुद्धि भी होती है, उनमें दूसरों के बारे में पता कर लेते हैं। तो साधु संत हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, और दार्शनिक हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो यस लिख देंगे, और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यार दोस्त, फैमिली, रिश्तेदारों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। इससे क्या होता है? चैनल को एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अभी चैनल से कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ें हैं चैनल के ऊपर, चाहे वो क्लास है या PDF है, सब आपको फ्री में मिल रही है। और हमें भी अपनी तरफ से ही मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए। अभी यूट्यूब से हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए अब आ जाती है आपकी नंबर 10 पे आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्म समझते हैं आप? मेडिटेशन। बस किस में मिलेगा मेडिटेशन? कौन लोग करते हैं? साधु संत होते हैं, ठीक है, योगी होते हैं। यह बुद्धि साधु संतों में, ठीक है। पादरी जो होते हैं, पादरी समझते हैं, चर्च वगैरह में होते हैं। फ़कीर, ये भी साधु संत से रिलेटेड होता है सब। साधु संत, पादरी, फ़कीर, योगी, इनमें कैसी बुद्धि होती है? आध्यात्मिक, मेडिटेशन से संबंधित बुद्धि इनमें पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं बैठा हूँ उसके लिए, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बता दूं कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, दोनों ही लेवल में, लेवल 1 में भी मिलता है, लेवल 2 में भी। और क्वेश्चन अक्सर इसी में से पूछ लेता है, इसी पोर्शन में से, कि बताइए इस तरह की बुद्धि किस में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा, ये बताइए इस तरह की बुद्धि किस में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अच्छे से नाम याद करेंगे आप, 2 बार ये पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम समझाने का है, ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड कराने का है, आपके लिए क्लास करने का है। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई इंजेक्शन या कोई दवाई नहीं है।
मैं देखता हूँ इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बनाता हूँ, PDF बनाता हूँ, लेकिन जब क्लास चल रही होती है तो केवल 6, 7, 8, बस एक दिन 10, 11 बच्चे स्टार्टिंग में ऑनलाइन थे, बाकी को कोई मतलब नहीं है। बाकी 1 महीने पहले जाग जाएंगे जब एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। उसमें से भी कुछ 15 दिन पहले जागेंगे और कुछ हफ्ता या 2 दिन पहले जाग के सोचेंगे कि आज हम पूरी किताब, जो पूरे नोट्स वगैरह सब पलट देंगे, जो कि फिर बाद में रिज़ल्ट आने के बाद रोते भी हैं कि हमारे तो 60 मार्क्स हैं, हमारे तो 2 नंबर से रह गया, हमारे 5 नंबर से रह गया। अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने भी तो आपकी तरह पढ़ाई की है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया, मैंने भी यूट्यूब से हेल्प लेके पढ़ा है और मैं सीटेट 2 बार निकाल दिया। प्राइमरी भी क्लियर है मेरा, अपर प्राइमरी भी क्लियर है, ठीक है। 2 बार सीटेट 2021 में मैंने कर लिया था, बिना किसी की हेल्प के, बिना कोई तजुर्बा भी नहीं था 2021 में, तो ऐसे ही बस यूपी टेट के साथ मैंने इसका फॉर्म भर दिया था। यूपी टेट कैंसिल हुआ तो मैंने सीटेट का फॉर्म भर दिया, एक ही बार में सीटेट क्लियर हो गया, ठीक है। उस टाइम पे ऑनलाइन हुआ था एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन में तो वैसे ही बच्चा घबरा जाता है पहली बार देता है जब, ठीक है, स्लाइड इधर उधर करने में। अब तो ऑफलाइन हो रहा है, आराम से पेज पलटो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई थिंक 1-2 क्वेश्चन है, उन्हें भी फटाफट से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। फ्रेंड्स, हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। इसे बोलते हैं जेंडर बाइस, यानी कि जेंडर पक्षपात। पुरुष से ज़्यादा बुद्धिमान स्त्री है, या स्त्री से ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष है। स्त्री से ज़्यादा काम पुरुष कर सकता है, जो क्या दिखाता है, जेंडर बाइस दिखाता है, ठीक है, पक्षपात दिखाता है। इसे कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर जेंडर पक्षपात, इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर बाइस दिखाता है। तो इसका उत्तर जेंडर बाइस होता है। इस बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेरे पास बुकलेट रखी भी हुई है यहाँ, तो ये पेपर शायद पेपर, हाँ ये देखिए मिल भी गया मुझे क्वेश्चन दिख गया, देखिए दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर ये 16, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या था, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे थे, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप, या जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं कंफ्यूज करने वाले। तो जहाँ भी आपको दिखाई देगा ना जेंडर स्टीरियोटाइप, वो वाला ऑप्शन आप लगा देंगे। जेंडर बाइस दिखाई देगा या जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाई देगा। हिंदी में पढ़ के कई बार पता नहीं चलेगा, एक जैसे लगेंगे, लेकिन इंग्लिश वाला ऑप्शन आप पढ़ लेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियो, STEREOTYPES, जेंडर स्टीरियोटाइप्स दिखाई देगा, तो उसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया है आपका, बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया। बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था। फ्रेंड्स, वेस्लर ने परिभाषा दी थी सबसे उपयुक्त, अध्ययन पहली बार फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, ये पिछले वाले पेपर में आया था। पिछले वाले कौन से, ये 2021 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, कि फ्रांसिस गाल्टन ने कौन सी बुक लिखी थी। अभी दिखा देता हूँ आपकी, ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। फ्रांसिस गाल्टन ने बुक लिखी थी इसी से संबंधित, बुद्धि से, हेरिडिटी जीनियस। कब लिखी थी, 1862 में, याद कर लेंगे आप। बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हेरिडिटी जीनियस, 1862 में, याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, और मुझे लगता है क्लास में आपको पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में आपको पूरा मज़ा आया, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। तो बताइए, और कोई आपका सजेशन या सुझाव है तो आप बता सकते हैं मुझे, अभी कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना है। बहुत सारे बच्चे रोज़ डेली कमेंट करते हैं, मैसेंजर या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। तो मेरा कहना सभी को ये है कि किसी के 1-2 नंबर कम हैं, ठीक है, या किसी के 82 हैं और पास है वो, या किसी के 19 जनरल वाला पास है, तो क्या दिक्कत है, एक बार फिर से फॉर्म भर दीजिए। अगली बार जो फॉर्म आएगा फिर से भर दीजिए, और आप जिसके 90 हैं वो 100+ लाए, और जिसके 82 हैं वो भी 90-95+ मार्क्स लाए। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो कम से कम वो दूसरे को भी कुछ ज्ञान दे सकता है, दूसरे को भी पढ़ा सकता है, और आगे भी यही सब्जेक्ट उसके सुपर टेट या और एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना दिया जिसमें लगभग 134 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। उसमें डेली क्विज पोस्ट करते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी से संबंधित और भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, आप क्विज भी लगाया करें। कुछ बच्चे हैं जो डेली क्विज का आंसर करते हैं, जैसे कि उनमें नाम तो मुझे याद नहीं है, कई बच्चे डेली क्विज का रिप्लाई करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं। सेम डीपी लगी हुई है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सब पे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जिनके पास टेलीग्राम है अच्छी बात है, ज्वाइन कर लें। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सभी तरह की PDF आराम से मिल जाती है। टेलीग्राम पे देने का ये फ़ायदा है, एक तो डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है। व्हाट्सएप पे सेंड करने में हर बच्चे को डाउनलोड करके देनी पड़ेगी, लेकिन टेलीग्राम पे सेंड करते हैं बिना डाउनलोड करे, आप सेंड कर सकते हैं हम, तो उसमें ज़्यादा डाटा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है ये, और बाकी ये यूट्यूब का लिंक है हमारा। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी औरों से भी सब्सक्राइब कराइए। अपने भाई बहन, एक एक बच्चे के घर में 4-4 5-5 फ़ोन होते हैं। ईमेल आईडी से सब्सक्राइब होता है, सबसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीटेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी DL-ED या B.Ed कर रहे हैं, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।